चलिए, आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे महान सम्राट के जीवन में जिसने आप कह सकते हैं पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जी हां, ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक साम्राज्य के निर्माता की। और देखिए, कहानी की शुरुआत ही उनकी सबसे बड़ी, सबसे जानी-मानी उपलब्धियों में से एक से होती है। वो एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे नायक जिन्होंने सिर्फ एक बिखरे हुए राष्ट्र को यूं कहें कि एक साथ नहीं जोड़ा, बल्कि बाहरी खतरों से भी उसकी हिफाजत की, और इसी वजह से इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर गए। तो चंद्रगुप्त के इस इनक्रेडिबल सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले सम्राट का उदय कैसे हुआ, फिर मगध पर उनकी जीत, उसके बाद साम्राज्य का निर्माण, फिर देखेंगे उनकी जबरदस्त शासन व्यवस्था और आखिर में वो पल जब उन्होंने सिंहासन का त्याग कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, सम्राट का उदय। ये कहानी है, आप समझिए, गुमनामी से निकलकर अपनी किस्मत के शिखर तक पहुंचने की। कभी-कभी इतिहास ना बस एक मुलाकात से बदल जाता है। चंद्रगुप्त के जीवन में भी वो टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात हुई एक असाधारण रणनीतिकार आचार्य चाणक्य से। और ये सिर्फ 2 लोगों का मिलना नहीं था। नहीं, असल में तो ये एक अखंड भारत के सपने की नींव रखी जा रही थी। तो उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैदान में 2 बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ था नंदवंश। देखिए, उनके राजा पॉपुलर तो नहीं थे, पर उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी और सत्ता की पकड़ भी मजबूत थी। और दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त और चाणक्य, जिनके पास थी जनता की ताकत, एक जबरदस्त रणनीति और हां, एक संगठित भारत का सपना। और बस इसी सपने के साथ कहानी अपने सबसे एक्साइटिंग मोड़ पर पहुंचती है, मगध पर विजय। ये एक जमे जमाए और सच कहें तो एक अहंकारी साम्राज्य के ढह जाने की दास्तां है। अच्छा, ये कोई अचानक किया गया हमला नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये तो आचार्य चाणक्य का एक मास्टर प्लान था, एक बहुत सोची समझी योजना। देखिए, पहला स्टेप, सीमाओं को सिक्योर करो जिससे साम्राज्य बाहर से कमजोर पड़ जाए। दूसरा स्टेप, जो राजा पॉपुलर नहीं है उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करो। और फिर तीसरा और फाइनल ब्लो, सीधा राजधानी पाटलिपुत्र के दिल पर हमला करो। तो नंदवंश तो खत्म हुआ, पर असली और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा काम तो अब शुरू हुआ था, एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक पूरे बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोने जैसा महान काम था। और वो ऐतिहासिक साल था 322 बीसी। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास में एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। जी हां, इसी साल मौर्य साम्राज्य की ऑफिशियली स्थापना हुई। लेकिन देखिए, साम्राज्य बनाना एक बात है और उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों से बचाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। चंद्रगुप्त का सामना हुआ ग्रीक से, यानी यूनानियों से। उन्होंने ना सिर्फ अलेक्जेंडर द ग्रेट की उस सेना को रोका जो दुनिया जीत रही थी, बल्कि उसके सबसे काबिल जनरलों में से एक सेल्यूकस निकेटर को भी शिकस्त दी। और इस जीत का नतीजा, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हो गईं और हेलेनिस्टिक वर्ल्ड के साथ डिप्लोमैटिक रिश्ते भी बन गए। तो चलिए अब लड़ाइयों और जीतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर नजर डालते हैं जिसने इस साम्राज्य को सच में महान बनाया। वो थी इसकी जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी कुशल शासन व्यवस्था। ये सिर्फ राज करने नहीं था, ये तो गवर्नेंस की कला का एक शानदार नमूना था। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी क्या थी? वो थी मौर्य शासन प्रणाली, एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका पूरा ब्लूप्रिंट कहां से आया? चाणक्य के महान ग्रंथ अर्थशास्त्र से। अब देखिए, इस किताब में सिर्फ राजनीति नहीं थी, बल्कि एक बड़ा ही दिलचस्प सिद्धांत भी था, मात से न्याय आए, जिसे हम मछली का नियम भी कह सकते हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, जैसे पानी में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक वैसे ही अगर अराजकता हो तो ताकतवर हमेशा कमजोर को खत्म कर देता है। इसीलिए एक मजबूत राजा का होना बहुत जरूरी है जो सबकी रक्षा कर सके। और यही था मौर्य शासन का कोर प्रिंसिपल। और अब हम पहुंचते हैं चंद्रगुप्त के जीवन के सबसे, कह सकते हैं, ड्रामेटिक और बिल्कुल अनपेक्षित चैप्टर पर, सिंहासन का त्याग। ये कहानी है एक सम्राट की आखिरी और सबसे गहरी, सबसे भीतरी यात्रा की। जरा सोचिए इस बारे में, एक सम्राट जिसने सब कुछ जीत लिया हो, जिसके पास इतनी शक्ति और इतना धन हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते,
और वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ दे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, नहीं, ये एक आध्यात्मिक क्रांति थी। तो सवाल है कि उनकी ये आध्यात्मिक यात्रा पूरी कैसे हुई? इसके 4 मेन स्टेप्स थे। सबसे पहले उन्होंने सिंहासन छोड़ा और अपने बेटे बिंदुसार को साम्राज्य सौंप दिया। फिर जैन गुरु भद्रबाहु के गाइडेंस में उन्होंने जैन धर्म को पूरी तरह से अपना लिया। इसके बाद का स्टेप वो दक्षिण में, आज के कर्नाटक में जो श्रवणबेलगोला है, वहां तक की एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े और आखिर में उन्होंने संलेखना का पालन किया। देखिए, ये जैन धर्म में एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें अपनी इच्छा से धीरे धीरे भोजन का त्याग किया जाता है। इसका मकसद आत्मा को जन्म और मृत्यु के इस चक्र से आजाद कराना है। ये निराशा में जीवन खत्म करना बिल्कुल नहीं है। और चंद्रगुप्त की कहानी हमें आखिर में इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक सम्राट की सबसे बड़ी जीत आखिर है क्या? पूरी दुनिया को जीत लेना या फिर खुद अपने मन पर विजय पा लेना? और यही वो सवाल है जो उनकी विरासत को सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल भी बना देता है। चंद्रगुप्त मौर्य, ये नाम सुनते ही जहन में आता है प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा, एक महान साम्राज्य। लेकिन देखिए, हर बड़े साम्राज्य की कहानी की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। तो चलिए आज उसी शासक की जड़ों को समझते हैं जिसने इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया था। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य? सवाल जितना आसान लगता है, जवाब उतना ही पेचीदा है, जो इतिहास की कई परतों में छिपा हुआ है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है लगभग 340 ईसा पूर्व से। माना जाता है कि यही वो साल था जब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। ये हमें उनकी यात्रा को समझने के लिए एक शुरुआती पॉइंट देता है। अब दिलचस्प बात यह है कि उनकी कहानी का जो पहला पन्ना है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। उनका जन्म और उनका वंश, मतलब ये महान शासक असल में कहाँ से आए थे, ये आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का मुद्दा है। असल में उनके परिवार को लेकर जो भी जानकारी मिलती है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मतलब कोई एक राय है ही नहीं। और इसी वजह से 2 बिल्कुल अलग अलग थ्योरी सामने आती हैं, जो उनकी 2 एकदम अलग तस्वीरें पेश करती हैं। तो ये 2 बातें क्या हैं? एक थ्योरी कहती है कि वो एक बिल्कुल साधारण, एक आम परिवार से थे। वहीं दूसरी थ्योरी का मानना है कि वो क्षत्रिय कुल से थे, यानी जो पारंपरिक योद्धा वर्ग होता है उससे। और ये अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे सवाल ये बनता है कि क्या वो अपनी मेहनत और काबिलियत से शिखर तक पहुंचे, या फिर महान बनना उनकी किस्मत में जन्म से ही लिखा था। अच्छा, अब वो किसी भी कुल या वंश से हों, एक बात तो तय है, उनका शुरुआती जीवन ही बता देता था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उनके बचपन में ही एक आने वाले सम्राट के सारे गुण दिखाई देने लगे थे। सोचिए, उनके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना तब घटी जब वो बहुत छोटे थे। बचपन में ही उनके पिता का साया सर से उठ गया। जाहिर है, इतनी कम उम्र में ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और पिता के बिना उनका बचपन काफी मुश्किलों में, एकदम आम हालातों में बीता। ये संघर्ष उनकी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसी वजह से उनका बाद में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना और भी ज्यादा खास बन जाता है। लेकिन इन मुश्किल हालातों के बाद भी चंद्रगुप्त में कुछ ऐसी खूबियां थी जो पैदाइशी थीं। वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, हिम्मत वाले थे, और उनकी सोच एक रणनीतिकार वाली थी। ये सारे गुण साफ साफ इशारा कर रहे थे कि ये लड़का आगे चलकर एक साम्राज्य बनाएगा। और बस यहीं से उनके जीवन के संघर्ष का वो सफर शुरू होता है। यह सिर्फ एक मुश्किल बचपन का अंत नहीं था, बल्कि एक महागाथा की असली शुरुआत थी। तो देखिए, हमारे सामने 2 चीजें हैं। एक तरफ एक रहस्यमयी और मुश्किलों से भरी शुरुआत, और दूसरी तरफ एक ऐसी प्रतिभा जिसकी कोई सीमा नहीं। यही विरोधाभास उनकी कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है और एक सवाल छोड़ जाता है, आखिर ऐसी नींव पर खड़ा होकर एक लड़का कितना बड़ा साम्राज्य बना सकता है? कभी सोचा है कि कैसे इतिहास में कोई एक पल, बस एक छोटा सा लम्हा सब कुछ बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी की बात करेंगे। एक कहानी अपमान की, जिससे एक ऐसी प्रतिज्ञा पैदा हुई जिसने न सिर्फ एक साधारण नौजवान को सम्राट बना दिया, बल्कि भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की नींव भी रखी। देखिए, इतिहास के बड़े बड़े साम्राज्य रातों रात नहीं बनते।
अक्सर इनकी शुरुआत होती है दो लोगों के मिलने से। एक जिसके पास एक विजन होता है, एक सोच होती है, और दूसरा जिसके पास उस सोच को हकीकत में बदलने की हिम्मत और ताकत। और हमारी आज की कहानी भी ठीक ऐसे ही एक मोड़ से शुरू होती है, एक ऐसी मुलाकात से जो शायद पहले से ही तय थी। जी हाँ, यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ थे चंद्रगुप्त, एक नौजवान जिनका भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता था, और दूसरी तरफ थे आचार्य चाणक्य, एक ऐसी तेज बुद्धि जो इतिहास लिखने वाली थी। इनका मिलना ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये तो तकदीर का एक अहम पन्ना था। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इसके मास्टरमाइंड यानी आचार्य चाणक्य को जानना होगा। आखिर कौन थे वो, जिनकी सिर्फ एक कसम ने एक पूरे राजवंश को जड़ से उखाड़ दिया? तो देखिए, इनके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उन्हें एक नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता था। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, हर नाम उनके किरदार के एक अलग हिस्से को दिखाता है, चाहे वो उनकी जबरदस्त कूटनीति हो या फिर उनका गहरा ज्ञान। और बात सिर्फ नामों की नहीं थी, उनकी काबिलियत भी कमाल की थी। वो सिर्फ एक विद्वान नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट और एक शानदार स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उनकी महान किताब अर्थशास्त्र में आज भी उनकी दूर की सोच की झलक मिलती है। मतलब टैलेंट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो सदियों में एक बार देखने को मिलता है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई कैसे? यकीन मानिए, इसकी शुरुआत हुई एक अपमान से। अपमान का एक ऐसा कड़वा घूंट जो वो चिंगारी बना जिसने एक पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। किस्सा कुछ यूं है कि तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य मगध के राजा धनानंद की सभा में गए, लेकिन सत्ता के नशे में चूर घमंडी धनानंद ने ज्ञान का सम्मान करने की जगह चाणक्य को सबके सामने बेइज्जत कर दिया, और शायद ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उस अपमान की आग में जलते हुए चाणक्य ने उसी भरी सभा में एक ऐसी कसम खाई जो मगध का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मैं नंद वंश का अंत करूंगा। ये सिर्फ गुस्से में निकले हुए शब्द नहीं थे। नहीं, ये एक विद्वान का अटूट संकल्प था, एक रणनीतिकार का ऐलान था। इस एक लाइन ने एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य के खत्म होने की कहानी लिख दी थी। लेकिन अब सवाल ये था कि एक अकेला इंसान इतनी बड़ी प्रतिज्ञा को पूरा कैसे करता? एक आचार्य, एक विद्वान इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती कैसे देता? चाणक्य को किसी की जरूरत थी, एक ऐसे इंसान की जो उनकी जबरदस्त रणनीति को मैदाने जंग में हकीकत बना सके। और तभी उनकी नजर पड़ी एक नौजवान पर। नाम था चंद्रगुप्त। उस लड़के में, जो शायद पहली नजर में किसी को भी साधारण लगता, चाणक्य को कुछ असाधारण दिखाई दिया। उन्होंने उसमें सिर्फ एक योद्धा की हिम्मत ही नहीं देखी, बल्कि एक आने वाले सम्राट की समझ, उसका तेज और उसका इरादा भी देख लिया था। और बस, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बना लिया, उन्हें तराशना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक गुरु और शिष्य का रिश्ता नहीं था, ये दिमाग और ताकत का, रणनीति और वीरता का एक गठबंधन था। सच कहें तो यही वो पल था जब महान मौर्य साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर रखा गया था। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी एक इंसान का अपमान और उससे पैदा हुई एक अकेली प्रतिज्ञा में इतनी ताकत हो कि वो न सिर्फ एक पूरे राजवंश को मिटा दे, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। ये वाकई सोचने वाली बात है। आपने सुना ही होगा कि कैसे इतिहास में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े बड़े साम्राज्यों को जलाकर राख कर देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक कहानी शक्ति की, लालच की और उस क्रांति की जिसे एक राजा के अपने ही कर्मों ने जन्म दिया था। तो इस पूरी कहानी के दिल में ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छिपा है। आखिर कैसे एक इतना अमीर और ताकतवर राजा अपनी ही प्रजा का दुश्मन बन बैठा? इसी सवाल के जवाब में ही हमें पता चलेगा कि कैसे भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 4वीं सदी ईसा पूर्व के भारत में। उस दौर में गंगा के मैदानों से लेकर दूर दूर तक नंद वंश का राज था। ये एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी जबरदस्त सैन्य शक्ति और अपने विशाल खजाने के लिए जाना जाता था। और इस विशाल साम्राज्य का शासक था
राजा धनानंद। अरे भाई, उसकी दौलत के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। सोने और जवाहरात से भरे हुए खजाने, एक से बढ़कर एक आलीशान महल। मतलब बाहर से देखने पर तो सब कुछ एकदम बढ़िया लगता था, है ना? लेकिन जैसा अक्सर होता है, महलों की ऊंची दीवारों के बाहर की सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही थी। राजा धनानंद अपनी ही प्रजा पर जुल्म करता था। उन पर बहुत भारी भारी टैक्स लगाता था और उनकी जरूरतों को तो जैसे वो देखता ही नहीं था। सोचिए, एक तरफ राजा की अय्याशी और दूसरी तरफ प्रजा की बेबसी। तो आखिर ये जुल्म था कैसा? देखिए, लोगों पर इतने ज्यादा टैक्स लगा दिए गए थे कि उनका गुजारा करना ही मुश्किल हो गया था। गरीबी हर तरफ बढ़ती जा रही थी और शासन इतना सख्त था कि किसी में भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं थी। हर तरफ एक तरह की घुटन फैल चुकी थी। तो जरा सोचिए, जब लोगों पे इतना जुल्म होने लगे, जब उनका जीना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर क्या होता है? इतिहास गवाह है, ऐसी हालत में सिर्फ एक ही चीज जन्म लेती है, और वो नतीजा था असंतोष। और ये कोई छोटी मोटी नाराजगी नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी आग थी जो पूरे साम्राज्य में धीरे धीरे फैल रही थी। किसान, मजदूर, सैनिक, हर कोई राजा के इस शासन से तंग आ चुका था और अब वो एक बदलाव चाहता था। और आप जानते हैं, जब जनता बदलाव के लिए तैयार हो तो इतिहास हमेशा किसी को आगे भेजता है। और इसी सुलगते हुए माहौल में सामने आए दो असाधारण लोग। एक थे महान रणनीतिकार और विद्वान चाणक्य, और दूसरे थे एक युवा और जांबाज योद्धा चंद्रगुप्त। उन्होंने लोगों के इसी गुस्से को, इसी असंतोष को एक मकसद दिया और एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की जिसने भारत का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो धनानंद की कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है ना? कि एक शासक कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो अपनी ही जनता का दिल नहीं जीत पाता तो उसका गिरना तो तय है। इतिहास में ऐसा कितनी बार हुआ है कि किसी शासक के अपने ही किरदार ने उसके पतन का रास्ता तैयार कर दिया हो। सोचिएगा जरूर। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं कि कैसे एक जीनियस दिमाग और एक जबरदस्त योद्धा ने मिलकर भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। जी हाँ, ये कहानी है मौर्य साम्राज्य के उदय की। सोचिए जरा, इतिहास बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और तारीखों का खेल है, या फिर ये कुछ लोगों के पक्के इरादे, उनकी समझदारी और उनकी पार्टनरशिप का नतीजा है? बस यही सवाल आज हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आप जानते हैं, इतिहास ना अक्सर कमाल की पार्टनरशिप से बनता है। मतलब जहां एक तेज दिमाग एक मजबूत हाथ से मिल जाता है। और मौर्य साम्राज्य की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही एक पार्टनरशिप से शुरू होती है। एक तरफ थी बुद्धि तो दूसरी तरफ थी शक्ति। तो यहाँ पर दो ऐसी जबरदस्त ताकतें एक साथ आईं। एक तरफ थे चाणक्य, जिनकी कूटनीति और स्ट्रैटेजी का कोई जवाब ही नहीं था, और दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त, जिनका साहस और लड़ने का हुनर बेमिसाल था। अकेले अकेले तो ये दोनों काफी शक्तिशाली थे, लेकिन जब ये साथ आए तो समझिए उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था। और जब ये दोनों ताकतें एक हो गईं, तो जो नतीजा निकला वो कमाल का था। उन्होंने मिलकर उस वक्त के भारत का नक्शा और उसका भविष्य, मतलब कि पूरा का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। लेकिन ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी। जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग थी। उन्होंने पावर तक पहुंचने के लिए एक पूरा सिस्टमैटिक रास्ता अपनाया था। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसे 3 हिस्सों में बहुत ही सलीके से लागू किया गया। सबसे पहले उन्होंने बड़े सब्र के साथ एक वफादार और मजबूत सेना तैयार की, क्योंकि भाई बिना ताकत के तो कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो सकता था। फिर दूसरा स्टेप, उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और छोटे छोटे राज्यों को अपना साथी बनाया। इससे क्या हुआ, उनकी अपनी ताकत बढ़ी और दुश्मन अकेले पड़ गए। और फिर आखिर में जब एकदम सही मौका आया, तब उन्होंने अपने फाइनल टारगेट यानी शक्तिशाली मगध पर हमला कर दिया। और बस यहीं पर उनकी सारी तैयारियों का फाइनल टेस्ट होना था। मगध, जो उस समय नंद वंश के कंट्रोल में था, एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था। ये जो टक्कर होने वाली थी, ये सब कुछ तय करने वाली थी। पर जीत इतनी आसानी से नहीं मिली। ये एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। नंद वंश की इतनी बड़ी सेना का सामना करने के लिए एक के बाद एक कई भयंकर लड़ाइयां हुई। इसमें अनगिनत जानें गईं और बहुत ज्यादा समय और रिसोर्सेज लगे। ये उनके सब्र का असली इम्तिहान था।
इस लंबे और मुश्किल संघर्ष के बाद आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई। उन्होंने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को हराया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। ये एक ऐसी जीत थी जिसने इतिहास बना दिया। और इस जीत के साथ ही ना एक युग का अंत हो गया और एक बहुत बड़े साम्राज्य का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये तो एक पूरे नए सिस्टम की शुरुआत थी। ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। 321 ईसा पूर्व ये वो साल था जब मौर्य साम्राज्य की ऑफिशियली स्थापना हुई। एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत के पॉलिटिकल सीन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सच में ये एक नए दौर की शुरुआत थी। अब इस घटना की अहमियत बहुत गहरी थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य कोई एक और आम राज्य नहीं था। ये भारत में बना पहला शक्तिशाली सेंट्रलाइज्ड एम्पायर था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बिखरे हुए छोटे छोटे राज्य थे, उनकी जगह अब एक ही कानून, एक ही सेना और एक ही शासक के अंडर एक बहुत बड़े इलाके को एक साथ लाया गया था। तो आखिर में वही सवाल फिर से सामने आता है, जब एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी और जबरदस्त बहादुरी एक साथ मिल जाए तो क्या उनकी ताकत की कोई हद होती है? चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी तो यही बताती है कि शायद नहीं। वो मिलकर सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं बना सकते, बल्कि इतिहास का रुख भी मोड़ सकते हैं। तो भारतीय इतिहास में ना एक ऐसा दौर भी था जब पहली बार किसी एक शासक ने इस पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल डाला, हमेशा के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और उनके उस विशाल साम्राज्य की। तो सबसे पहले एक ऐसा सवाल जो इस पूरी कहानी की आप कह सकते हैं नींव है। सवाल यह है कि भारत का पहला सम्राट, ये खिताब आखिर जाता किसे है? अब देखिए, सुनने में यह सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब बहुत दमदार है। तो चलिए सबसे पहले उस शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने उस वक्त के बिखरे हुए महाजनपदों को एक साथ एक झंडे के नीचे लाकर भारत के पहले साम्राज्य की नींव रखी। और वो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। जी हां, इतिहास का एक ऐसा किरदार जिसने एक बहुत ही साधारण शुरुआत से उठकर एक इतनी बड़ी, एक असाधारण विरासत बना दी। यही वो शख्स थे जो भारत के पहले सम्राट बने। और देखिए, पहला सम्राट होना ये सिर्फ कोई टाइटल या उपाधि नहीं थी। इसका असली मतलब था एक बहुत बड़े, एक विशाल भूभाग को एक ही शासन के अंदर ले आना। और ये वो काम था जो उनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। देखिए, हर बड़े साम्राज्य का ना एक सेंटर होता है, एक दिल, जहां से शक्ति और शासन की नसें कह सकते हैं पूरे देश में फैलती हैं। तो अब देखते हैं कि चंद्रगुप्त के साम्राज्य का वो केंद्र आखिर था कहां। उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और मजे की बात यह है कि ये कोई ऐसा वैसा गुमनाम शहर नहीं है, ये आज का पटना है। जी, बिहार की राजधानी। जरा सोचिए तो, उसी जगह से कभी पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर शासन चलाया जाता था। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। सवाल यह है कि यह साम्राज्य आखिर कितना विशाल था। चलिए एक काम करते हैं, नक्शे पर इसकी विशालता को परत दर परत खुलते हुए देखते हैं। तो सवाल उठता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला कहां तक था? इसका जवाब अब हमारे सामने आने वाला है। ये रहा हमारे सामने भारतीय उपमहाद्वीप का एक नक्शा। अब देखते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपने साम्राज्य के रंगों से भरना शुरू किया। तो शुरुआत होती है उत्तर पश्चिम से। यहां साम्राज्य की सरहदें आज के अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी सामरिक जीत थी। क्यों? क्योंकि इससे सिल्क रूट जैसे जो बड़े बड़े व्यापारिक रास्ते थे ना, उन पर उनका कंट्रोल हो गया। इसके बाद पश्चिम की तरफ देखिए, साम्राज्य का विस्तार गुजरात के समुद्री तटों तक हो गया। और इसका सीधा सीधा मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सारे बंदरगाहों पर कब्जा हो गया और समुद्री व्यापार के दरवाजे खुल गए, जिससे अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। अब चलते हैं पूरब की ओर। यहां मौर्य साम्राज्य बंगाल की उपजाऊ जमीन तक जा पहुंचा और बंगाल उस समय अपनी अमीरी और अपने संसाधनों के लिए बहुत मशहूर था। तो मतलब साम्राज्य का विस्तार बस बढ़ता ही जा रहा था। और आखिर में दक्षिण में दक्कन के पठार तक साम्राज्य की सीमाएं बन गईं। तो सोचिए, उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के पठार तक, पश्चिम के समंदर से लेकर पूरब की घाटियों तक, ये था मौर्य साम्राज्य।
अपनी पूरी की पूरी शान में। तो ये जो इतना बड़ा विस्तार था, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्या ये सिर्फ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था या फिर इससे भी कहीं ज्यादा कुछ? चलिए अब इसकी विरासत को समझते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। ये भारतीय इतिहास का सबसे विशाल साम्राज्य था। ये सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि उस समय तक का सबसे विशाल साम्राज्य था। एक ऐसा साम्राज्य जिसने आने वाली कई सदियों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। और इस कहानी को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बस एक बार सोचकर देखिए, उस जमाने में जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने बड़े और इतने विविध साम्राज्य का मैनेजमेंट, उसका प्रशासन आखिर कैसे चलाया गया होगा? ये सवाल हमें मौर्यों की जो प्रशासनिक काबिलियत थी ना, उसे और गहराई से जानने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी कहानी की तरफ, एक ऐसी संधि की तरफ जिसने प्राचीन भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है दो बहुत बड़े शासकों की, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर। जरा सोचिए, एक तरफ भारत में एक नया जबरदस्त साम्राज्य खड़ा हो रहा था, मौर्य साम्राज्य, और दूसरी तरफ सिकंदर महान का सबसे काबिल सेनापति। तो जब ये दो महाशक्तियां आमने सामने आईं, तो आखिर हुआ क्या होगा? क्या एक भयंकर युद्ध हुआ या फिर कोई समझौता? तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक हमले से, एक आक्रमण से, एक ऐसा कदम जो इतिहास की दिशा बदलने की ताकत रखता था। तो हुआ ये कि जिस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, अपने साम्राज्य को मजबूत कर रहे थे, ठीक उसी समय यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने सोचा कि चलो भारत की तरफ बढ़ा जाए, और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन सेल्यूकस ने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। उनका ये दांव कह सकते हैं कि पूरी तरह उल्टा पड़ गया। यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, जिसने ताकत के सारे समीकरण ही बदल दिए। हुआ ये कि चंद्रगुप्त ने उन्हें युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी। मौर्य सेना ने न सिर्फ यूनानी आक्रमण को रोका, बल्कि उन्हें एक करारी शिकस्त दी। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि भारत में एक नई महाशक्ति का उदय हो चुका है। आमतौर पर जब जंग होती है तो उसके बाद सिर्फ तबाही ही बचती है ना? पर यहां कुछ कमाल ही हो गया। इस टकराव ने दुश्मनी को जन्म नहीं दिया, बल्कि एक ऐसे गठबंधन की नींव रखी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो ये शांति हुई कैसे? देखिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं था। सबसे पहले दोनों के बीच एक पक्की संधि हुई। फिर रिश्तों को और मजबूत करने के लिए सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी। और शायद सबसे अहम बात, सेल्यूकस ने भारत के बहुत से इलाके जो उसके कब्जे में थे, वो चंद्रगुप्त को सौंप दिए। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? इस एक ऐतिहासिक संधि ने मौर्य साम्राज्य के भविष्य को आखिर कैसे शेक दिया? इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। इस एक जीत और संधि ने मौर्य साम्राज्य को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। उनकी पश्चिमी सीमाएं हमेशा के लिए सुरक्षित हो गईं, और चंद्रगुप्त अब सिर्फ एक राजा नहीं रहे, वो एक अजेय सम्राट के रूप में जाने जाने लगे। और यहीं पर आकर हमारा आखिरी सवाल खड़ा होता है, ये संधि मौर्य साम्राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट कैसे बनी? सोचिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। इसने न केवल साम्राज्य को बड़ा किया, बल्कि भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। ये सोचने वाली बात है कि कैसे बस एक कूटनीतिक जीत ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। नमस्कार, चलिए आज थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और पहुंचते हैं भारत के एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में। आज हम बात करने वाले हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इतने बड़े साम्राज्य को इतने बेहतरीन तरीके से चलाया कैसे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, चंद्रगुप्त का शासन जबरदस्त ऑर्गेनाइज था। और हाँ, ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी, मतलब एक वेल प्लान्ड सिस्टम का कमाल था। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम था कैसा? तो इस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की ना कुछ खास बातें थीं, कुछ मेन फीचर्स जिन्होंने इसे इतना कामयाब बनाया। समझ लीजिए कि ये वो पिलर्स थे जिन पर पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य खड़ा था। तो चलिए एक एक करके इन सभी पिलर्स पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पिलर, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पावर का सेंटर एक ही था, राजा और उसकी काउंसिल। सारे बड़े फैसले वहीं से लिए जाते थे।
अब जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा एम्पायर जो आज के भारत से भी बड़ा हो और उसे सिर्फ एक जगह से कंट्रोल किया जा रहा हो, ये उस जमाने के हिसाब से तो मतलब कमाल ही था। और इसी मजबूत सेंटर की वजह से ये पक्का हो पाया कि पॉलिसीज पूरे एम्पायर में एक जैसी रहें और कहीं भी कोई बगावत सिर न उठा पाए। अच्छा, अब किसी भी बड़े एम्पायर को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा। और ये बात मौर्यों को बहुत अच्छे से पता थी। उनका जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ही सिस्टमैटिक था। किसान की फसल हो या किसी ट्रेडर का प्रॉफिट, हर चीज से एक छोटा सा हिस्सा एम्पायर के पास जाता था। और फिर इसी पैसे से सोचिए, इतनी बड़ी सेना का खर्चा, ऑफिसर्स की सैलरी, सड़कें बनवाना, नहरें खुदवाना, सब कुछ होता था। और इसी सिस्टम ने ये पक्का किया कि शाही खजाना हमेशा भरा रहे। अब इतने बड़े एम्पायर पर नजर कैसे रखी जाए? इसके लिए उनके पास था एक बहुत ही जबरदस्त जासूसी सिस्टम। उनके जासूस मतलब स्पाइज पूरे एम्पायर में फैले हुए थे। कहीं भी कोई बगावत की आहट हो या कोई बाहरी खतरा हो, खबर सीधे सेंटर तक पहुंचती थी। यह सिस्टम सच में एम्पायर की आंखें और कान था। इसी की वजह से जो रूलर्स थे वो हमेशा एक कदम आगे रहते थे। और जाहिर सी बात है, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन को बैक करने के लिए एक पावरफुल आर्मी तो चाहिए ही। मौर्य एम्पायर की जो आर्मी थी वो अपने टाइम की सबसे बड़ी और वेल इक्विप्ड आर्मीज में से एक थी। आप अंदाजा लगाइए, लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार, हाथी, रथ, सब कुछ था उसमें। ये आर्मी सिर्फ बॉर्डर्स की हिफाजत ही नहीं करती थी, बल्कि यही एम्पायर को और फैलाने और उसे एक साथ जोड़े रखने की सबसे बड़ी गारंटी भी थी। देखिए, एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ताकत के दम पर नहीं चल सकता, उसके लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए होती है। और मौर्य शासकों ने ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों को ही खूब बढ़ावा दिया। उन्होंने बिजनेस के लिए अच्छी अच्छी सड़कें बनवाईं, खेती के लिए नहरें खुदवाईं। इसका नतीजा क्या हुआ? लोग भी खुशहाल हुए और एम्पायर की इनकम भी बढ़ी। ये एक तरह का विन विन सिचुएशन था। खुशहाल लोग एक मजबूत एम्पायर बनाते थे और मजबूत एम्पायर लोगों को सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी देता था। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना कमाल का सिस्टम आया कहां से? किसने बनाया इसे? तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य को। जी हां, उन्होंने ही इस पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बुनियाद रखी थी और अपनी जबरदस्त किताब अर्थशास्त्र में इसके बारे में सब कुछ डिटेल में लिखा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आज की हमारी मॉडर्न सरकारें 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी इस समझदारी से क्या कुछ सीख सकती हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसा सम्राट जिसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, वो अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचकर सब कुछ क्यों छोड़ देगा? तो चलिए आज मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की उसी हैरान करने वाली और प्रेरणा देने वाली कहानी को समझते हैं। ये कहानी जीत या हुकूमत की नहीं, बल्कि त्याग और आध्यात्म की है। हर बड़ी कहानी में एक अहम मोड़ आता है और चंद्रगुप्त की जिंदगी में वो मोड़ एक ऐसा फैसला था जिसने सिर्फ उनके साम्राज्य को ही नहीं, बल्कि इतिहास के पूरे रुख को ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में चंद्रगुप्त मौर्य में जैन धर्म अपना लिया। जरा सोचकर देखिए, एक सम्राट जिसने इतने बड़े इलाके पर राज किया, वो अपनी शक्ति के चरम पर एक आध्यात्मिक रास्ता चुन रहा है। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव था। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था। इस फैसले को जीने के लिए एक बहुत ही कठिन सफर की जरूरत थी। एक ऐसा सफर जो उन्हें महलों के ऐशो आराम से बहुत दूर आत्म अनुशासन और तपस्या के रास्ते पर ले जाने वाला था। इस आध्यात्मिक सफर पर उन्हें एक गाइड मिले, जैन आचार्य भद्रबाहु। भद्रबाहु सिर्फ उनके गुरु ही नहीं थे, बल्कि उस नए रास्ते पर उनके साथी भी बने। गुरु और शिष्य का ये रिश्ता इस कहानी का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। उनका ये सफर उन्हें उत्तर से सीधा दक्षिण भारत ले गया, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक। ये जगह, जो आज भी जैन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है, वही जगह बनी जहां एक सम्राट ने अपनी शाही पहचान को पूरी तरह त्याग कर कठोर तपस्या का जीवन अपनाया। तो ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव था। ये एक सम्राट के राजसी ठाट बाट से एक साधु की बेहद सादगी तक का सफर था। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कितना गहरा और मुकम्मल था। ये जो तुलना है ना, ये इस बदलाव की पूरी गहराई को दिखाती है। एक तरफ राजसी ताज का त्याग और दूसरी तरफ एक साधु का मामूली सा भिक्षा पात्र। ये सिर्फ भौतिक चीजों को छोड़ना नहीं था, ये तो सत्ता, धन और अपनी सम्राट होने की पहचान का भी पूरी तरह से समर्पण था।
और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छूट जाती है। किसी सम्राट के लिए सबसे बड़ा त्याग आखिर है क्या? उसका साम्राज्य, उसकी दौलत, या फिर खुद के सम्राट होने का वो एहसास? इतिहास में ना कुछ कहानियां सिर्फ सत्ता और जीत की नहीं होती, वो उससे कहीं आगे की होती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के उस आखिरी अध्याय को समझेंगे जहां उन्होंने सब कुछ छोड़कर एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। ये कहानी है उनके अंतिम उपवास की। और यही सवाल आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक ऐसा सम्राट जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, उसने अपनी जिंदगी का अंत ऐसे क्यों किया? देखिए, ये कोई राजनीतिक या कोई मिलिट्री सीक्रेट नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक सफर की कहानी है। तो इस राज का जवाब हमें किसी राजनीति की किताबों में नहीं, बल्कि जैन परंपराओं में मिलता है। मतलब चंद्रगुप्त के जो आखिरी दिन थे, उनकी कहानी पूरी तरह से एक आध्यात्मिक नजरिए से जुड़ी है, और यही बात इसे और भी गहरा बना देती है। जैन धर्म में ना एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं संलेखना। अब ये सिर्फ कोई उपवास या फास्टिंग नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से पूरे अनुशासन के साथ शरीर का त्याग करने का एक रास्ता है। इसे आत्मशुद्धि और मोक्ष की तरफ एक आखिरी कदम माना जाता है, जहां इंसान धीरे धीरे दुनिया के सारे बंधनों को छोड़ देता है। और ऐतिहासिक सबूत हमें यही बताते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर इसी संलेखना के रास्ते को चुना। सोचिए, उन्होंने अपना सिंहासन, अपना साम्राज्य, सब कुछ त्याग दिया, एक जैन भिक्षु का जीवन अपना लिया, और फिर इसी प्रक्रिया के जरिए अपना शरीर त्यागा। पता है, जैन परंपरा में इस घटना को मौत की तरह नहीं देखा जाता, इसे त्याग और अनुशासन की सबसे ऊंची मिसाल माना जाता है। जरा सोचिए तो, एक सम्राट जिसने सब कुछ जीता हो, वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ दे। ये उनके पक्के विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। चंद्रगुप्त मौर्य का ये जो आखिरी काम था ना, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब कोई इंसान अपने विश्वासों के लिए अनुशासन की हर सीमा को पार कर जाता है, तो ये उसके बारे में क्या बताता है? ये कहानी उनके साम्राज्य की नहीं, बल्कि उनकी अपनी आत्मा की ताकत की है। और शायद यही सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। नमस्ते दोस्तों, आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे महान शख्स की जिनका नाम सीधे सीधे भारत की नींव से जुड़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य। और देखिए, हम एक बहुत बड़े दावे को समझने की कोशिश करने वाले हैं कि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि भारत के निर्माता थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक राजा नहीं थे, वे भारत के निर्माता थे। ये सिर्फ एक टाइटल या उपाधि नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? निर्माता, इस शब्द में बहुत वजन है, और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसका असली मतलब है क्या। तो फिर निर्माता का मतलब क्या है? मतलब किसी को भारत का निर्माता क्यों कहा जाए? चलिए इस सवाल को और गहराई से समझते हैं, और इसका जवाब हमें मिलेगा उनके 3 सबसे बड़े कामों में। तो देखिए, एक निर्माता के तौर पर चंद्रगुप्त का जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी काम था, वो था विदेशी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये समझिए कि यह राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया का पहला कदम था, और इसके बिना आगे कुछ भी होना नामुमकिन था। और एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। नहीं, सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन बन गया था, और यूनानियों का जो प्रभाव था, उसको खत्म करके चंद्रगुप्त ने इस जमीन को एक नई, एक आजाद पहचान देने की शुरुआत की। ये बिल्कुल वैसा था मानो किसी ने एक आजाद राष्ट्र की कल्पना का पहला बीज बोया हो। अच्छा, विदेशी ताकत को हटाना ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली और शायद उससे भी बड़ी चुनौती तो अब सामने आने वाली थी, और वो क्या थी? वो थी एक ऐसे उपमहाद्वीप को एक साथ जोड़ना जो अनगिनत छोटे छोटे राज्यों में बुरी तरह बटा हुआ था। जरा उस समय की कल्पना कीजिए, ये पूरा का पूरा उपमहाद्वीप कई महाजनपदों, गणराज्यों, मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। और तब चंद्रगुप्त ने इतिहास में पहली बार इन सभी को एक राजनीतिक धागे में पिरो दिया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। ये भारत के पॉलिटिकल यूनिफिकेशन यानी राजनीतिक एकीकरण का पहला सबसे ठोस उदाहरण था।
इसी ने अखंड भारत के विचार को एक हकीकत में बदला। चलिए अब आते हैं उनके तीसरे और शायद सबसे लंबे समय तक टिकने वाले काम पर। देखिए, एक देश को सिर्फ बना देना ही काफी नहीं होता है ना, उसे सही से चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम, एक ठोस व्यवस्था की भी जरूरत पड़ती है। कोई भी देश सिर्फ अपनी सीमाओं या नक्शे से नहीं बनता, वो बनता है एक स्थिर शासन से, एक न्याय प्रणाली से, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो वहां के लोगों को सुरक्षा दे और आगे बढ़ने का मौका दे। और चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने एक ऐसी ही शानदार प्रशासनिक व्यवस्था की नींव रखी जो आने वाली सदियों के लिए एक मिसाल बन गई। सोचिए, एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी से लेकर एक बहुत ही एफिशिएंट जासूसी सिस्टम तक सब कुछ था उसमें। तो जब हम इन तीनों ही कामों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अब समझ में आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का निर्माता कहना क्यों बिल्कुल सही है। देखिए, ये तीनों काम आपस में कैसे जुड़े हैं। सबसे पहले विदेशी शासन को हटाया, फिर जो देश टुकड़ों में बटा था उसे एक किया, और आखिर में उस एकजुट देश को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम दिया। ये एक निर्माता की पूरी प्रक्रिया है ना? पहले सफाई, फिर निर्माण, और फिर उसे एक ऐसा मजबूत आकार देना जो टिका रहे। तो इसलिए ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक महान विजेता या एक कामयाब राजा नहीं थे, वो सच में भारत के निर्माता थे। उन्होंने एक आइडिया को, एक संभावना को, एक ठोस, जीती जागती राजनीतिक हकीकत में बदल दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर एक अकेला इंसान कैसे इतिहास की पूरी धारा को बदल सकता है। चंद्रगुप्त की कहानी हमें यही दिखाती है कि अगर एक साफ विजन हो, अटूट हिम्मत हो और सही स्ट्रैटेजी हो, तो एक अकेला इंसान भी पूरे के पूरे महाद्वीप का भविष्य लिख सकता है।